Hello, good morning everyone. Myself Ashish Singhal. I am basically from Kota and I have 15 years experience for JW. Okay, we are now in Godhra. So सबसे पहले एक चीज कि JEE से सबको डर लगता है। सबको डर क्यों लगता है JEE से? बिकॉज JEE लगता है कि उनको बहुत टफ है। क्यों टफ है? हमने कभी सोचा ही नहीं है। क्यों नहीं सोचा है? बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट टॉप पे लाने की सोचते हैं कि सपोज 300 मार्क्स का पेपर है तो हम 300 लाने का ही सोचते हैं। हमको 300 चाहिए ही नहीं है। हमको पहले हमारा छोटे छोटे टारगेट हमको लेके चल लेंगे। छोटे छोटे टारगेट कैसे लेंगे कि हमको पहले क्या करना है कि 300 में से हमको पहले कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर करने के बाद हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। अब इन सब चीजों के लिए अगर मैं JEE की बात करूं या बोर्ड की बात करूं तो JEE या बोर्ड के लिए हमको क्या करना होता है, जैसे अपन बेसिकली बोर्ड पे आ जाते हैं तो बोर्ड में हम क्या करते हैं कि हम पहले 60% के लिए ट्राई करते हैं, 60 के बाद हम 80% के लिए ट्राई करते हैं, 80 के बाद 90 के बाद हम करते हैं 100%। मतलब हम टॉप पे धीरे धीरे चले जाते हैं। पहले ही बार में हम सीधा 100% के लिए तो ट्राई नहीं करते। वैसे के वैसे ही हमारा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल बोर्ड में हमारे को पास होने के लिए चाहिए 36%, ठीक है। अभी JEE के लिए भी अगर मैं बात करूँ आपको कि 36% ही हमको पास होने के लिए चाहिए। पास मतलब हमारा क्या हुआ, कट ऑफ। इसको हम कर लेते हैं कट ऑफ। हमारा JEE का पेपर कितने मार्क्स का होता है आपको सबको पता है, 300 मार्क्स का। ये हमारा हो गया टोटल मार्क्स। अब 300 में से अगर आप लास्ट 10-15 ईयर्स का या 20 ईयर्स का कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ हमारा क्या जाता है 80 to 90 मार्क्स। ये हमारा लास्ट 20 ईयर्स का कट ऑफ जाता है। अभी कट ऑफ अगर 80 to 90 मार्क्स जा रहा है तो हमारा परसेंटेज कितना हुआ। अगर अपन 90 मार्क्स की भी बात करूं तो 90 मार्क्स के लिए भी हमारा जो कट ऑफ जाता है वो आता है हमारा 30% फॉर द 90 मार्क्स। मतलब हमको बोर्ड से भी कम परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए यहाँ पे कट ऑफ के लिए। क्लियर है? अब चलो दूसरी चीज पे जाते हैं कि हम क्या करेंगे। दूसरी चीज के लिए कि जैसे मान लो 36% पास होने के लिए चाहिए, यहाँ पे हमको 30% चाहिए। अब 30% के लिए हमारे पास क्या होता है, 25 हमारे पास मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं, 25 हमारे पास केमिस्ट्री में या फिजिक्स में क्वेश्चन होते हैं और 25 हमारे पास में केमिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं। बराबर है? हमको एक मार्क के लिए हमारे को क्या होता है +4। एक क्वेश्चन अगर हम करेक्ट करते हैं तो उसके +4 अवार्ड होता है और अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसके लिए -1 अवार्ड होता है। मतलब ये +4 फॉर करेक्ट क्वेश्चन और ये फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। अगर कोई नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन होता है दैट इज फॉर 0 मार्क। तो हम ट्राई करेंगे कि हमसे हमारा सबसे पहले नेगेटिव वाला पार्ट ना हो। नेगेटिव वाला पार्ट क्यों ना हो? क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट होगा तो हम इनडायरेक्टली -1 नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली -5 करेंगे। -5 कैसे कि हमने वो सोल्व किया और सोल्व करने के बाद भी हमारे को +4 मिलना था, वो +4 की जगह पे हमको मिला क्या -1। मतलब -1 तो हमारा गया और ये +4 जो आना था वो भी गया। तो इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया -5। अब ईच क्वेश्चन अपने को 4 मार्क अगर देता है और हमको मार्क्स चाहिए 90 तो अप्रोक्सीमेट हमको 21 से लेके 22 क्वेश्चन तक टोटल अटेम्प्ट करने हैं ऑलमोस्ट फॉर द कट ऑफ। अब कट ऑफ के लिए अगर मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मतलब मुझे ईच सब्जेक्ट 7 7 7 ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही अटेम्प्ट करने हैं। तो मुझे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं है, मेरे को 1 घंटे में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल सी बात। आप फर्स्ट रैंक के लिए बिल्कुल मत सोचिए। आप क्या सोचेंगे कि मुझे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर सब्जेक्ट में क्या होता है कि ये 7 क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में आपको 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें यह होता है कि जैसे केमिस्ट्री काफी इजी पार्ट होता है बिकॉज थ्योरेटिकल उसमें न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है। तो इसमें मैं कुछ प्लस माइनस कर सकता हूँ। सबसे कम टाइम भी मेरा किसमें लगता है, केमिस्ट्री में। फिर आता है फिजिक्स का पार्ट, उसमें थोड़ा सा आप प्लस माइनस कर सकते हो। पर मैथ्स में आपका जो भी रिमेनिंग कसर रहेगी वो आपको मैथ्स से कंप्लीट कर लेनी। मतलब हमको अल्टीमेटली क्वेश्चन कितने करने हैं 21 to 22, लेकिन मुझे 7-7 क्वेश्चन फॉलो एवरेज अटेम्प्ट करना है। तो जब 7-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए भी मेरे पास बाइफर्केशन होता है कि जैसे अगर मान लो मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में क्या होगा
कि अलजेब्रा पार्ट अलग होता है, कोऑर्डिनेट पार्ट अलग होता है, कैलकुलस पार्ट होता है, वेक्टर पार्ट होता है और एक आपका दूसरा पार्ट होता है ट्रिगो। अब ट्रिगो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ट्रिगो हमारा क्या होता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, लेकिन ट्रिगो के बेस पे हमारे को एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन उसके अंदर क्वेश्चन मर्ज होते हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन कभी सिंगल टॉपिक का बहुत कम आता है जेडबल में, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। अब देखो जैसे अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होता है 4 to 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो 5 क्वेश्चन अगर हमने उसके की कैलकुलस में करें हम बात तो 6 to 7 क्वेश्चन कैलकुलस में आते हैं। अब 6 to 7 क्वेश्चन हो गया, मतलब हमने 2 साल में अगर ये 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली तो भी हमारा काम हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 2 साल में सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे कैलकुलस का, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे अदर टॉपिक भी करेंगे। क्योंकि जेडबल में ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने कोई परफेक्शन कर लिया, हमारे को बेसिकली उसके लिए कुछ बैकअप भी रखना पड़ेगा। तो बैकअप रखने के लिए हमने पूरा सब्जेक्ट किया और हमको 7 क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करना है। अगर मैंने मान लो 15 क्वेश्चन भी किए, 15 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करी, तो उसमें से मैं इतना तो सोच सकता हूँ कि मुझे 7 क्वेश्चन हो जाएंगे और 2 साल में मतलब हम एटलीस्ट 70% सिलेबस तो कर ही सकते हैं। अच्छे से करना हमको 100% है, पर बहुत अच्छे से हम एटलीस्ट 70% कर सकते हैं। ये 70% का भी कम मार्क्स है। पहले हमारा टारगेट होगा कि हम कट ऑफ क्लियर करें। अब कट ऑफ के लिए जैसे मैंने बात करी कि 80 to 90 मार्क्स हमारे को आ रहे हैं, तो 80 to 90% में अगर मान लो ऑल ओवर 15 लाख एग्जाम दे रहे हैं नॉर्मली, तो उसमें से 1.5 लाख फॉर द एडवांस, ये जेई आपको दे रहे हैं मेंस, इसमें से जेई एडवांस के लिए 1.5 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। इस 1.5 लाख के लिए आपको मार्क्स चाहिए होता है 80 to 90 ऑन एन एवरेज। अब ये 1.5 लाख में आने के लिए मतलब मुझे 10% में आने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 30% मार्क्स। मुझे 10% में आने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 30% मार्क्स, कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। हम तो बोर्ड से भी कम मेहनत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड से भी कम मेहनत कर रहे हैं, परसेंटेज तो उससे भी कम है ना हमारा। अब इसके लिए हमने क्या किया कि 10% में आ गए। अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया बनाता हूँ, ये 90 से 120, 120 से लेके 150 और 150 से लेके 300, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हैं 300। तो अगर मैं 90 to 180 लाता हूँ ना, तो 90 से 180 लाने के अंदर भी ये मेरे को रैंक 50,000 के आसपास दे देगा। क्लियर हुआ? मतलब अगर ये परसेंटाइल के टर्म्स में बात करूं तो परसेंटाइल ये हमारे पास 97 परसेंटाइल के आसपास ऑलमोस्ट हो जाएगा 120 मार्क्स में। अगर मैं 120 to 150 लेके आता हूँ, मतलब मैंने 150 क्रॉस किया, तो मेरा ये परसेंटाइल हो जाएगा 99 परसेंटाइल। अब 150 से 300 में जाओगे तो जाके आपका 99 से 100 परसेंटाइल होगा। तो हमको 99 से 100 नहीं जाना है। अभी हम टारगेट करेंगे पहले किसका, 80 से 90 मार्क्स का। 80 से 90 मार्क्स मतलब परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखूं तो ऑलमोस्ट मेरा जो परसेंटाइल है वो रहेगा 93 परसेंटाइल, जो लास्ट ईयर 2024 जेईई मेंस का कट ऑफ था। अब इससे हमको 97 तक चाहिए, तो 120 में हमारा 97 परसेंटाइल आ गया। 97 के बाद में हमको 99 तक चाहिए, तो हमको 120 से लेके 150 मार्क्स तक ही चाहिए। हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है, पहले हम कट ऑफ के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। और ऊपर बढ़ने का भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा वो करना है। बहुत ज्यादा करने के लिए अपने को मार्क्स भी बहुत ज्यादा चाहिए, पर अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि 99 परसेंटाइल चाहिए, ये पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम जेई से हटा के, मतलब जो हमको डर था कि जेई में हमको डर लगता है कि हमारे को कितना होगा कैसे होगा, उसको हम डर खत्म करने के लिए पहले बेसिक बात कर रहे हैं। अब देखो अगर मैंने 99 परसेंटाइल में 150 मार्क्स ले लिए, तो आप समझ सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ तक जाएगी, अंडर 10,000 to 15,000। मतलब अगर आपके 150 मार्क्स भी आ गए ना, तो आपको 15,000 के अंदर, मतलब इसका भी 10% आ जाएगा। 1.5 लाख में भी आपको 10% मतलब 15,000 के नियर अमाउंट आपकी रैंक आ जाएगी ओनली इन 150 मार्क्स। तो आप ये सोचो कि आप 15 लाख में से 15,000 में आ गए सिर्फ 150 मार्क्स पे, और आपकी कट ऑफ क्या थी 90 मार्क्स। तो 90 से आपको 150 तक करना है। 15,000 में आपको पता है टोटल आईआईटी की सीट्स कितनी है, 20,000 ऑलमोस्ट टोटल एनआईटीज की सीट, उसके अलावा ट्रिपल आईटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट देखूं तो मेरे पास 50,000 सीट्स हैं
जो अच्छे कॉलेजेस की है, इसके अंदर मुझे IIT आएगा, उसके अंदर मुझे NIT आएगा, उसके अंदर मुझे IIIT आएगा, उसके अंदर मुझे डीम्ड आएगा। तो ये सारे कॉलेजेस आपके टोटल मिला के 50,000 में जाने वाले हैं। अब जो आप एडवांस का पेपर दे रहे हो उसमें थोड़ा भी आपने अच्छा किया तो हमको IIT मिलेगा। हमको IIT में नहीं जाना है तो हम एटलीस्ट NIT के लिए तो ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे IIT की रैंकिंग NIT से भी पीछे होती है, तो आपको NIT के लिए भी अगर आप प्रेफर करते हो और थोड़ा अगर हम पीछे भी हो जाते हैं तो IIIT मिलता है। IIIT के बाद में भी हमको डीम भी मिलता है। तो एटलीस्ट विदाउट डोनेशन हमको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको सेलेक्ट होने के लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमको सेलेक्ट करे। हमको किसी कॉलेज को सेलेक्ट करना है, ऐसा हमको बनना है। उसके लिए हमारे पास 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज होती है रेगुलरिटी, हमको रेगुलर स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, अगले 10 दिन तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उससे फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपको रेगुलर स्टडी करनी है। तीसरी चीज होती है डेडिकेशन। हमको डेडिकेशन मतलब फिर हमको 2 साल के लिए भूल जाना है कि जैसे 11th में आए, हमने JEE का एग्जाम चालू किया, फिर 2 साल के लिए मुझे कहीं नहीं जाना। आप प्रॉपरली 2 साल के लिए अगर मेहनत कर लिया मतलब हमारा 150 से प्लस होगा, ये गारंटीड है। आप प्रॉपरली जो रेगुलर आपको क्लास में करवाया है वो रेगुलरली आप क्लास में करिए। क्लास में करिए, उसके बाद में घर जाके उसी चीज को वापस रिवाइज करिए और डेली के एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के 40 to 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट के आपको एटलीस्ट करना है। बाकी जो भी आपके एक्स्ट्रा बोर्ड के सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट रहेंगे, उनको आप लास्ट में भी या बाद में भी कर सकते हो। पर रेगुलर स्टडी के लिए आपको PCM करना पड़ेगा। और अभी अगर आपने ये 50% डेली के किए तो आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी। अभी हमको जो चाहिए वो कैसे चाहिए कि हमको पेपर देना ही नहीं आता। हम जनरली क्या करते हैं, जो हमको आता है वो कर दिया और किसी क्वेश्चन में हम अटक गए तो उसको लंबा खींचते रहते हैं। अभी नॉर्मली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में क्या होता है कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए अपने पास 10 वे हैं। मैं अगर एक प्रॉपर वे में गया तो मेरा क्वेश्चन करेक्टली सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहीं भी प्लस माइनस का मिस्टेक किया या हो सकता है कोई गलत ट्रिक ले लिया तो उस क्वेश्चन में मैं चलता जाऊंगा और मुझे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में मेरे खराब हो सकते हैं। मुझे वो काम नहीं करना है। सबसे पहला काम ये लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूं। पहले मुझे क्या सीखना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए मैंने सबसे पहली चीज बोली थी आपको, माइनस मार्क नहीं करना है। माइनस कब आएंगे, जब हम तुक्का लगाएंगे। तो वो सबसे पहली आदत हमको क्या छोड़नी है, हैबिट, माइनस नहीं करना है। मतलब हमको हिट एंड ट्रायल कोई ऑप्शन नहीं लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पेपर होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है, यू नो ऑल। अब 3 आवर्स का जो पेपर होगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पेपर को पढ़ने के लिए, जैसे आपको बोर्ड में क्या होता है कि 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है, आप उसको रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग टाइम आप कर रहे हो तो रीडिंग टाइम आपको मिलता है। JEE में आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलने वाला है, तो JEE में आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पेपर को मेरे को 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। 2 बार सोल्व करने के लिए क्या है कि मैं टाइम लिमिटेशन एक बाउंड कर दूं। टाइम बाउंडेशन कैसे होगा कि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करूंगा, ये फर्स्ट पार्ट पे रहेगा। उसको मेरे को एटलीस्ट 20 मिनट या 25 क्वेश्चन है तो 25 मिनट्स में मेरे को ये कंप्लीट करना है। दैट इज योर टारगेट। 25 मिनट के बाद में आपको ये 50 मिनट में ये कंप्लीट करना है फॉर द फिजिक्स, मतलब 2 मिनट के क्वेश्चन के लिए। और एटलीस्ट 75 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है फॉर द मैथ्स। जो रिमेनिंग टाइम है वो रिमेनिंग टाइम आपको जो टिक लगाओगे आप, अब यहाँ पे हमको ये जो अटेम्प्ट करना है, हमारे पास क्या रहा, टोटल 150 मिनट्स आपके चले गए। 150 मिनट चले गए मतलब हमारे पास अभी भी कितने मिनट्स बाकी है, 30 मिनट बाकी है। वो 30 मिनट आपको किसके लिए चाहिए, आपको रिवीजन मतलब सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ये मैंने मैक्सिमम आपको क्राइटेरिया बताया। इसके अंदर आपको 3 टिक कर लेने के, फर्स्ट जो हमारा हो गया, सेकेंड जो हमसे हो जाएगा, और थर्ड जो हमसे नहीं होगा। जो नहीं होगा उसके लिए टिक करके अपन ने क्रॉस कर दिया, मतलब वो क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। वो क्वेश्चन मेरे से होने वाले ही नहीं। अब जो क्वेश्चन हो गए
उनको मैंने कर दिया, और जो नहीं हुए वो सेकेंड राउंड यानी कि 30 मिनट्स में मेरे को वो वापस से रिपीट करना है। आपने अगर इतना टाइम किया है तो 30 मिनट्स करने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मतलब आपने केमिस्ट्री के लिए 1 मिनट पर क्वेश्चन लिया है, फिजिक्स के लिए आपने 2 मिनट पर क्वेश्चन लिया, और मैथ्स के लिए आपने 3 मिनट पर क्वेश्चन लिया है। अगर मैं बोर्ड की भी बात करूं तो बोर्ड के अंदर भी मुझे 3 to 4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मतलब मेरी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि 4 to 5 मिनट में मैक्सिमम मेरा क्वेश्चन हो जाए। और यहाँ पे भी मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन के लिए ट्राई करने को बोला है, लेकिन हमको क्वेश्चन कितने करने हैं? 7। तो मेरे को अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 5-5 क्वेश्चन भी कर लिए, ऑब्वियसली केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादा ही होने वाले हैं, मैथ्स का पेपर हमेशा लेंदी आता है। पर मुझे क्या है कि मैंने अगर 7 क्वेश्चन कर दिए, मेरा टारगेट क्या है कि 20 to 22 क्वेश्चन अपने को करने हैं। वो टारगेट हमारा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम ये सब चीजें लेके आएंगे। तो ये चीज पता चली, जेई में हमको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। ये 30% मार्क्स से हम पास हो जाते हैं। पास का मतलब हमारा कट ऑफ आ जाता है। ये कट ऑफ आ गया मतलब हमको सिलेक्शन हो गया, हम 15 लाख से 1.5 लाख में आ गए। फिर 1.5 लाख से 15,000 लाने थे, मुझे सिर्फ 150 मार्क्स चाहिए। 90 से 150 मतलब मुझे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जैसे करने हैं। मतलब इसमें अगर मैंने +13 जैसे क्वेश्चन किए तो मेरे को 150 मतलब अंडर 50,000 रैंक मेरी बन जाएगी। पर मेन चीज क्या है, इसमें कुछ चीजें जो मैंने आपको बोला, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेडिकेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरी चीज आपको कंटिन्यूटी मतलब रेगुलरिटी, आपको मेहनत करनी है। मेहनत करनी है क्यों? क्योंकि हमको जेई क्रैक करना है। हमको पढ़ना उसी के लिए है कि हमको जेई क्रैक करना है। बीच में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको अगर 100 क्वेश्चन भी नहीं होते तो भी आप हार नहीं मानोगे। आपको 101 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर 75 क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने 5 क्वेश्चन पे यहाँ पे हार मान ली तो हम तो पीछे के तो पूरे ही चले गए। तो हमको 75 क्वेश्चन तक ना आएगा, वहां तक भी हमको ट्राई करना है कि हमको कोई एक क्वेश्चन तो आएगा। और आप धीरे धीरे अगर ये 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा। आप मॉड्यूल जो भी आपको दिया जाता है वो मॉड्यूल कंप्लीट करो, पीवाईक्यूज करो, थ्योरी कॉन्सेप्चुअली करो। उसके बाद में कोई ऐसा नहीं है कि आपको 120 मार्क्स नहीं आए या 150 मार्क्स नहीं आए, वो गारंटीड आते ही है। बट हमको धीरे धीरे उसको कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे, डेडिकेटेड लेवल पे हमको वो काम करना है। हमको कहीं हार नहीं माननी है। हम यहाँ बैठे हुए, आपको कोई भी छोटे से छोटा डाउट आता है ना तो भी आप उसको पूछोगे, कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा। एक ही सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 3-3, 4-4 फैकल्टीज अवेलेबल है गोधरा में। छोटे लेवल पे आपको कोई एजुकेशन नहीं होता है। अब बड़ी क्लासेस में ऐसा नहीं है कि 100-120 की क्लास है, आपको क्वेश्चन का डाउट पूछने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। पर यहाँ पे 20-25-50 की क्लास होगी और आपने अगर नहीं भी पूछा है क्लास में डाउट, तो भी आप प्रॉपरली साइड में जाके पूछ सकते हो क्लास से। अगर आप आउट ऑफ द क्लास जाके भी आप डाउट पूछ सकते हो, तो भी आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, कहीं भी हेजिटेशन नहीं लेना है, हेजिटेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमको तो हमारा टारगेट कंप्लीट करना है, पूरा सेल्फिश हो जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बैकलॉग कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 4 दिन छोड़ दिया फिर 4 दिन बाद हम कोई टॉपिक कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज हमारी क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है। मतलब एक टॉपिक रिलेटेड होगा दूसरे से, दूसरे वाला रिलेटेड होगा तीसरे से, ऐसे ही हमारा बैकलॉग कंप्लीट होता जाएगा। अगर हमने कोई भी एक चैप्टर छोड़ा, एक चैप्टर छोड़ने के बाद फिर हमारे प्रीवियस वाले चैप्टर भी चले गए और हमारे आगे आने वाले चैप्टर भी हमारे चले गए। तो बैकलॉग कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकलॉग पहले इतना होगा, फिर धीरे इतना, फिर इतना, और बाद में हमारा मोटिवेशन कैसा हो जाएगा कि हम जेई छोड़ देंगे। आप अगर देखते हो तो 15 लाख अगर एग्जाम देते हैं तो 15 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली जेई करते हैं। बाकी 12 लाख जने सिर्फ देने के लिए देते हैं, वो हमको नहीं करना है। हमको उस 3 लाख में आना है। एक प्रॉपरली कोटा से हो तो मुझे पता है कि 2 लाख बच्चे, आपको सबको पता है कि कोटा में मिनिमम 2 लाख स्टूडेंट जैसे आते हैं। पर 2 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ और सिर्फ 30 to 40,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली जेई के लिए आते हैं। प्रॉपरली जेई मतलब जो सीरियसली जेई करते हैं। बाकी लोग थोड़े टाइम में धीरे धीरे करके उस जेई से आउट होते जाते हैं और सिर्फ बोर्ड पे वो फोकस करते हैं। तो बोर्ड पे फोकस हमको नहीं करना है, बोर्ड पे फोकस तो हो ही जाएगा। अगर आपने ये किया
तो ये ऑटोमेटिकली बोर्ड पे भी आपको हेल्प करने ही वाला है। आपको गुजरात बोर्ड में देखो अगर, तो हमारे को एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू ही हमको यहाँ पे करना है, तो वो प्रैक्टिस हमको यहाँ पे भी काम आएगी। आप गुजकेट दोगे, गुजकेट में भी आपको जेडब्ल्यू वाला काम आएगा। तो जेडब्ल्यू करने से हमको 3 चीजें सॉल्व हो रही है, बोर्ड भी सॉल्व हो रहा है, गुजकेट भी सॉल्व हो रहा है और जेडब्ल्यू भी सॉल्व हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हमको सब जगह से बेनिफिट मिलने वाला है। हम बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो बोर्ड की प्रिपरेशन सिर्फ बोर्ड की तरह से होगा, और कोई भी चीज रट के नहीं करना है। स्पेशली मैथ्स कभी भी रट के नहीं होने वाली है। मैथ्स को अगर रटने की कोशिश करें ना तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो हमको क्या करना है, समझ के कॉन्सेप्चुअली काम करना है, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग आइए, पर्सनली काउंसलिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं डेडिकेशन लेवल पे। मैं खुद यहाँ पे अभी एटलीस्ट 4 to 5 years यहाँ पे हूँ मिनिमम। आगे का कुछ भरोसा नहीं है, पर एटलीस्ट 4 to 5 years हूँ। तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग जानते ही हो, प्लाज्मा का नाम है। मैथ्स में भी मैं हूँ, बाकी अदर सर्स भी है, तो सब मिलके इजीली अपना काम करेंगे। थैंक यू।